हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का प्रैक्टिस क्लास 7 है और इस क्लास में यहाँ पर हम 30 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। और इस सीरीज में जो भी एमसीक्यू कंप्लीट किए जा रहे हैं वह नाइलेट संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका ट्रिपल सी एग्जाम इसी मंथ में है या फिर आने वाले किसी भी मंथ में ट्रिपल सी का एग्जाम है, तो यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है बिटकॉइन के फाउंडर निम्न में से कौन से हैं। जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन के फाउंडर कौन से हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम बिटकॉइन के बारे में समझते हैं कि बिटकॉइन है क्या। तो जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। इसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए बनाया गया था। यह एक वर्चुअल मुद्रा है, यानी इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। जैसे कि हम इसको अपने वॉलेट में नहीं रख सकते हैं, इसको हम भौतिक रूप से किसी को नहीं दे सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर करते हैं, जो हमारा बिटकॉइन होता है। तो समझ गए होंगे, बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा होता है, इसको हम भौतिक स्वरूप में नहीं रख सकते हैं। और जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को पहली बार साल 2009 में सार्वजनिक किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग बिटकॉइन के बारे में समझ गए होंगे। जो बिटकॉइन है यह हमारा डिजिटल मुद्रा होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातोशी नाकामोटो जो हैं बिटकॉइन के फाउंडर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है मेस्ट्रो कार्ड कितने डिजिट का होता है। यानी कि जो मेस्ट्रो कार्ड है, मेस्ट्रो कार्ड कितने डिजिट का होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले मेस्ट्रो कार्ड के बारे में ही पता होना चाहिए, तभी आप लोग बता सकते हो कि मेस्ट्रो कार्ड है क्या और इसमें कितने डिजिट होते हैं। तो जो मेस्ट्रो कार्ड है, मेस्ट्रो कार्ड मास्टर कार्ड द्वारा जारी किया गया एक डेबिट कार्ड का ब्रांड है। जो मेस्ट्रो कार्ड होता है इसको मास्टर कार्ड द्वारा जारी किया जाता है और यह डेबिट कार्ड का एक ब्रांड है। यह कार्ड दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। इस कार्ड को आप ऑल इंडिया में या फिर अदर कंट्री में कहीं पर भी आसानी से यूज कर सकते हो। मेस्ट्रो कार्ड से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी कर सकते हो और एटीएम से पैसा निकालने में भी इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मेस्ट्रो कार्ड के बारे में समझ गए होंगे। जिस तरीके से हमारा एटीएम कार्ड होता है, उसी तरीके से जो मेस्ट्रो कार्ड है, मेस्ट्रो कार्ड भी एक प्रकार का वॉलेट कार्ड है और इसको हम आसानी से ऑल इंडिया में या फिर अदर कंट्री में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेस्ट्रो कार्ड के बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो मेस्ट्रो कार्ड है इसमें कितने डिजिट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल 19 करेक्टर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है HTTP में TT का अर्थ क्या है। यानी कि जो यहाँ पर HTTP दिया गया है, इसमें TT का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो जो HTTP है यह हमारा प्रोटोकॉल होता है और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें जो TT है इसका मतलब होता है टेक्स्ट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें TT का अर्थ होता है टेक्स्ट ट्रांसफर। अगर P का पूछा जाए तो यहाँ पर बता सकते हो प्रोटोकॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है कि 100 रुपए के नोट का साइज कितना होता है। यानी कि जो 100 रुपए का नोट होता है इसका साइज कितना है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 mm बाई 142 mm। 100 रुपए के नोट का साइज इतना होता है 60 mm बाई 142 mm। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 100 रुपए के नोट का साइज कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है दो उपभोक्ताओं के आपस में व्यापार में क्या होगा। यानी कि जहां पर दो उपभोक्ता हैं, दो कंज्यूमर हैं, तो वहां पर हम किस बिजनेस के अंतर्गत रखते हैं। तो उसको हम B2C के अंतर्गत रखेंगे या फिर C2B के अंतर्गत रखेंगे या फिर C2C के अंतर्गत रखेंगे या फिर हम B2B के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर दो उपभोक्ता यानी कि दो कंज्यूमर आपस में जब व्यापार करते हैं तो उनको हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी की थ्योरी क्लास को कंप्लीट किया होगा तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी कि B2B क्या होता है, C2B क्या होता है, C2C क्या है और B2B क्या है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस मॉडल होते हैं। वही यहाँ पर पूछा गया है, अगर दो कंज्यूमर आपस में व्यापार करते हैं तो उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो उनको हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C के अंतर्गत रखते हैं। अगर एक बिजनेस कंज्यूमर से बिजनेस करता है तो उसको हम B2B के अंतर्गत रखते हैं। अगर एक उपभोक्ता या एक कंज्यूमर किसी बिजनेस से बिजनेस करता है तो उसको हम C2B के अंतर्गत रखते हैं। अगर कोई बिजनेस से बिजनेस करता है तो उसको हम B2B के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि दो उपभोक्ता अगर आपस में व्यापार करते हैं तो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी C2C के अंतर्गत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है क्या सिर्फ मोबाइल नंबर से ही व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाएं, यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या हम व्हाट्सएप पर केवल मोबाइल नंबर से ही अकाउंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर केवल हम मोबाइल नंबर के माध्यम से ही अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा हम ना ईमेल आईडी वगैरह से अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं। अगर हम व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर हम मोबाइल नंबर का ही यूज करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट के जन्मदाता कौन है, यानी कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट के जन्मदाता कौन है, इंटरनेट के फादर किसको कहा जाता है। यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंड सर्फ। जो बिंड सर्फ हैं इन्हें इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है ECC का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECC, ECC का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ECC का फुल फॉर्म होता है एरर करेक्शन कोड मेमोरी। एरर करेक्शन कोड मेमोरी ये ECC का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है कंट्रोल प्लस प्लस में नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड है और इसमें पूछा गया है क्या हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शॉर्टकट यूज करते हैं तो क्या नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग मिस्टेक मत हो जाना, क्योंकि हमने कई बार पढ़ाया है कि कंट्रोल प्लस प्लस जो शॉर्टकट होती है सेल इंसर्ट करने की होती है। तो कंट्रोल प्लस प्लस से हम सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमें सेल को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है या फिर रो को डिलीट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस माइनस शॉर्टकट यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो और आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी है प्रेजेंट टाइम में हम इस टेक्स्ट में हैं और कॉलम और सेल इंसर्ट करने का जो विकल्प होता है सीट मेनू में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीट मेनू में आएंगे और यहाँ पर इंसर्ट सेल का ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस है। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन का भी विकल्प दिया गया है, शिफ्ट सेल राइट का भी है, इंटायर रो का भी है, इंटायर कॉलम का है। यानी कि यहाँ पर हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको कॉलम इंसर्ट करना है, इंटायर कॉलम पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक कर देंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हम कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। और डिलीट करने का जो विकल्प है हम सीट मेनू में ही आएंगे और डिलीट सेल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम कॉलम, रो, सेल ये सारी चीजें डिलीट कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस प्लस जो शॉर्टकट होती है कॉलम इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। यानी कि जो OTP है क्या इसका फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। जो OTP है OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है
इनमें से कौन सा चैटिंग एप्लीकेशन है। अगर हम चैटिंग करना चाहते हैं तो इनमें से कौन से एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हम MS वर्ड का यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं, याहू मैसेंजर का यूज करते हैं या फिर गूगल अर्थ का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता होगा। जो चैटिंग एप्लीकेशन होता है हम मैसेंजर पर करते हैं, बल्कि MS वर्ड, यूट्यूब और गूगल अर्थ पर नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है IPv4 कितने बिट का होता है। यहाँ पर जो IPv4 दिया गया है इसमें कितने बिट होते हैं, और इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो वैसे तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं क्योंकि कुछ ऐसे यूजर होंगे जो इस वीडियो पर पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर जो IPv4 है इसमें कितने बिट्स होते हैं, तो IPv4 जो है इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 का फुल फॉर्म होता है। अब इसमें कितने बिट होते हैं, तो जो IPv4 है इसमें बिट हमारे 32 होते हैं। कितने बिट होते हैं? 32 बिट होते हैं IPv4 प्रोटोकॉल में। ये क्वेश्चन और इसी से बनता है। अगर यहाँ पर IPv6 लिखा हो, IPv6 लिखा हो और ये पूछा जाए कि इसमें कितने बिट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 128 बिट। यानी कि IPv6 में 128 बिट होते हैं और जो IPv4 होता है इसमें हमारे 32 बिट होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है सारथी की फुल फॉर्म क्या होता है। सारथी जो है, सारथी का फुल फॉर्म क्या है, तो उससे पहले हमको सारथी के बारे में पता होना चाहिए कि जो सारथी है क्या। तो यहाँ पर जो सारथी दिया गया है, सारथी एक मोबाइल ऐप है। यह ऐप यात्रियों को रेल से जुड़ी कई सुविधाएं देता है। सारथी जो है, सारथी रेलवे का एक ऐप है। यह ऐप रेलवे से रिलेटेड कई प्रकार की सुविधाएं देता है। इस ऐप से यात्री एक ही जगह पर टिकट बुक कर सकते हैं और इस ऐप से यात्री पूछताछ कर सकते हैं। इस ऐप में यात्री ऑन बोर्ड सफाई और भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि जो सारथी ऐप है यह रेलवे का ऐप है। अगर रेलवे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम सारथी ऐप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारथी के बारे में तो पता चल गया होगा। अब यहाँ पर जो सारथी है इसका फुल फॉर्म क्या, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सारथी है इसका फुल फॉर्म होता है सिंजर्जाइड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन ये सारथी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सारथी के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है SEO का फुल फॉर्म क्या है। तो SEO जो है इसका पूरा नाम क्या, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है यह SEO का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है IFSC कोड एक 11 अंकों का कोड होता है। जिसमें पूछा गया है IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो IFSC कोड है क्या इसमें 11 अंक होते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। जो IFSC है इसमें 11 अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। IFSC एक बैंक का कोड होता है जिसका यूज हम लेन देन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया। यानी कि जो एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार किसने किया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है ये EPS से एक दिन में कितना फंड भेजा जाता है। यानी कि जो AEPS है एक दिन में हम इससे कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो AEPS है इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और इससे हम एक दिन में 50,000 का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50,000 रुपये जो है हम AEPS की सहायता से भेज सकते हैं और इसका फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है।
व्हिच इज द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्टेर 8800 जो है यह विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया है भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा बनाया गया, यानी कि जो भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 है इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीडेक कंपनी जो है इसी कंपनी ने भारत का सुपर कंप्यूटर बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सीडेक। बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि आईआईटी कानपुर इस कंपनी ने सुपर कंप्यूटर को बनाया। तो आईआईटी कानपुर कंपनी जो है इसने भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि सीडेक जो है सीडेक कंपनी ने भारत का सुपर कंप्यूटर बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें पूछा गया है हम लिब्रे ऑफिस को विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस है क्या हम इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हम लिब्रे ऑफिस को इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ना यह कम्युनिकेशन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है, और यह सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है कौन सी मेमोरी अस्थायी रूप से डेटा सेव रखती है, यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से सेव रखती है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो रोम मेमोरी है यह डेटा को स्थायी रूप से सेव रखती है, रैम मेमोरी स्थायी रूप से सेव नहीं रखती है। और इसमें इसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, और यहाँ पर जो रैम दिया गया है रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हमारी रोम है, रोम एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है प्रेजेंटेशन हैंडआउट में कितनी स्लाइड हो सकती हैं? अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई स्लाइड बनाते हैं और वहां पर हैंडआउट प्रिंट करते हैं, तो हैंडआउट में मैक्सिमम कितनी स्लाइड हम प्रिंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हैंडआउट है क्या? वैसे तो इस चीज़ को हम थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हैंडआउट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो हैंडआउट्स हैं, हैंडआउट्स का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर 8-10 स्लाइड्स बनाई, हमने यहाँ पर 10 स्लाइड्स बनाई। अब हम कहीं पर भी इंटरव्यू में उसको समझाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक हैंडआउट्स निकालना होता है, ताकि हमको पता चल जाए कि किस स्लाइड में कौन सा मैटर है। तो हैंडआउट्स एक हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से हमारे हैंडआउट्स प्रिंट होते हैं। इस तरीके से हमारे हैंडआउट्स प्रिंट होंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि किस स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड आती है। तो यही हैंडआउट्स होते हैं। अगर नॉर्मली हम हैंडआउट्स ना प्रिंट करें तो वहाँ पर हमको दिक्कत होगी कि किस स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड है और किस स्लाइड में कौन सा डेटा है। तो ये चीज़ होते हैं हैंडआउट्स के लिए। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन में हैंडआउट में अधिकतम स्लाइड कितनी हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 हैंडआउट्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें प्रैक्टिकल वाली हैं यहाँ पर हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों के कोई भी डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर लिया और यहाँ पर हैंडआउट्स प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू में आना है और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल पी होती है। क्लिक कर लेंगे, क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर क्लिक कर लेना है। टाइप यहाँ पर दिया गया है, टाइप में हम स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं कि हैंडआउट्स प्रिंट करना चाहते हैं। हैंडआउट्स प्रिंट करना है तो हैंडआउट्स पर क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर कितने हमको हैंडआउट्स प्रिंट करने हैं एक पेज में, हमको 1 हैंडआउट्स प्रिंट करना है, हमको 2 प्रिंट करने हैं, 3 प्रिंट करने हैं। तो जितने प्रिंट करने हैं प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हमारा 9 है। 9 पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो पेज है इस पेज में हमारे 9 हैंडआउट्स इस तरीके से
प्रिंट हो जाएंगे। टोटल 9 हैंडआउट्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे हैंडआउट्स क्या हैं और टोटल मैक्सिमम कितने हैंडआउट्स हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें पूछा गया है OTT का फुल फॉर्म ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट है। यानी कि जो यहाँ पर OTT दिया गया है इसका फुल फॉर्म ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। OTT का जो फुल फॉर्म है ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें पूछा गया है NEFT सप्ताह में कितने दिन कार्य करता है। यानी कि जो NEFT सेवा है जिसका फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, यह सप्ताह में कितने दिन तक कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। जो NEFT है इसका यूज हम 7 दिन कर सकते हैं या सप्ताह में 7 दिन तक कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा गया है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है। यानी कि जो बाइनरी नंबर 0 1 होते हैं इसका बेस क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाइनरी नंबर 2 होते हैं 0 और 1, ये हमारे बाइनरी नंबर हैं और इसका बेस भी 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट साइज कौन सा है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा फॉन्ट साइज है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर जैसे हमारा 31 हो गया, यहाँ पर 28 हमारा है, 29 दिया गया है और यहाँ पर 23 दिया गया है। यानी कि 4 फॉन्ट साइज यहाँ पर विकल्प में हैं। अब इनमें से कौन सा फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर हम मैच करते हैं 20 से। तो यहाँ पर देखो 20 दिया गया है, 21 भी है, 22 है और 24 है। बीच में कौन सा नहीं है, 23 नहीं है, फिर 25 नहीं है, डायरेक्ट 26 है, फिर 27 नहीं है, यहाँ पर 28 है। तो यहाँ पर 28 भी है और ऑप्शन में भी 28 है और यहाँ पर भी 28 है। फिर यहाँ पर 31 नहीं है, जो यहाँ पर 31 दिया गया है। फिर यहाँ पर 32 है, तो इसमें 32 है नहीं। फिर यहाँ पर 36 है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, केवल जो 28 है ड्रॉप डाउन मेन्यू में 28 विकल्प ही दिया गया है, बल्कि 31 भी नहीं है, 29 भी नहीं है और 23 भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें 31 फॉन्ट साइज नहीं है, 21 नहीं है और 33 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 28 है यही हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट साइज है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कौन सा होता है। यानी कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करते हैं तो यहाँ पर जो फॉन्ट दिया गया है इसका डिफ़ॉल्ट रूप से फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है। तो लिब्रेशियन सेरिफ होती है, ये हम कई बार बता भी चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, जिसमें पूछा गया है जो .odt दिया गया है यह लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह भी लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है और इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि आपको अपना पासवर्ड नंबर किसी को बताना चाहिए। यानी कि जो हमारा पासवर्ड होता है इनमें से किसको बताना चाहिए, दोस्त को बताना चाहिए, पत्नी को बताना चाहिए, बच्चों को या किसी को भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पासवर्ड होता है पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने इस प्रैक्टिस क्लास में टोटल 30 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, जो प्रैक्टिस क्लास हमारी 7 थी। और प्रैक्टिस क्लास 8 में भी 30 MCQ कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट MCQ होंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।